Good morning, class 7th. Students, in the previous class, we have completed our chapter number 4, the Mughal Empire, which is related to our history portion. And now, from this class, we are starting a new portion, which is related to our geography portion. And the name, the chapter is chapter number 4, and the name of this chapter is Our Environment. So, this is your SST book, and for chapter number 4, which is related to a geography portion, you have to open page number 92. Here is chapter number 4, the Earth environment. So for this, we have to start from the beginning of this chapter. First of all, let me read the introductory part of the chapter. ये जो आपके chapters हैं, इसके introductory part के अंदर एक example दिया गया है. जैसे अगर हम अपने आसपास के इलाकों में देखते हैं, तो अपने आसपास के इलाकों में हमें बहुत सारे fascinated objects जो कि नेचुरल ब्यूटी से घिरे हुए हैं, जैसे लैंडफॉर्म्स हो गए, पहाड़ हो गए, वैलीज हो गई, रिवर्स, ग्रीन फील्ड, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा. ये हमें बहुत एक्साइटेड या फिर इन सब हमें इनके आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है. उसी टाइम पर हम लोग मैनमेड चीज़ें भी देखते हैं, जैसे हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस, शॉप्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. So in our surrounding there are two types of things, or we can say two types of surroundings we are surrounded from. First is the natural surrounding, the second one is the man-made surrounding. उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल आता है. शुभ्रो नाम के एक बच्चे होते हैं, वो एक गांव में रहते हैं जो कि बंगाल के अंदर है. जब वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी ग्रीनरी या फिर ग्रीन फील्ड से होके गुजरते हैं. एनिमल उसके अंदर, एनिमल्स आर ग्रेजिंग ऑन इट. एंड देन एक रिवर भी है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं उस रिवर के बैंक में. द बर्ड्स आर चोपिंग, मैंगो ऑर्चर्ड एंड अदर ट्रीज are also there. He passes by the village, pond, many huts and shops. तो ये सारी चीजें देखकर हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को इंडिकेट कर सकते हैं. कौन से एनवायरनमेंट में वो रहते थे? वो रहते थे ऐसे जोग्राफिकल कंडीशन के अंदर. द जोग्राफिकल कंडीशंस दैट प्रिवेल अराउंड अस कंप्राइज आवर एनवायरनमेंट. जिस जोग्राफिकल एनवायरनमेंट के हम आसपास रहते हैं, उससे हम एक तरीके से, वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है. अगर कोई मैनमेड एनवायरनमेंट के आसपास रहता है तो वो उसका एनवायरनमेंट होगा. कोई अगर नेचुरल एनवायरनमेंट के पास रहता है तो वो उसका अपना एनवायरनमेंट होगा. सिंपल लैंग्वेज में, द सराउंडिंग्स ऑफ लिविंग थिंग इन विच इट एग्जिस्ट इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट. ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर जो आपके आसपास है वो आपका एनवायरनमेंट है. अभी हमारे पास बुक्स हैं, अभी हमारे पास टेबल है. वही हम दूसरी बात करें, अगर हम पार्क में जाके पढ़ रहे हैं, पार्क में आपके पास ट्रीज होते हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और एक्सेट्रा. ये क्या है? हमारा एनवायरनमेंट. हमारे आसपास की चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट कहलाती हैं. अब अगर इस पॉइंट की तरफ आते हैं, और अर्थ इज टर्म्ड एज अ यूनिक प्लैनेट. यूनिक मतलब एकदम अनोखा प्लैनेट है, बिकॉज यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, because of its favorable environment that sustain life forms. As we all know, there are total 8 planets on our inner solar system. 8 में से ऐसा क्यों नहीं, 8 ऊपर, मतलब 8 सारे के सारे planets के अंदर लाइफ पॉसिबल हो? बिल्कुल नहीं. लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है? लाइफ सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि फेवरेबल है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है. फॉर अस, फॉर अ ह्यूमन बीइंग, for human being it is very favorable. That's why we live only on earth, not on other planets. Now what are the factors which are responsible for this? ऐसे क्या पॉइंट्स है जो हम सिर्फ अर्थ पर ही रहे, हम किसी और दूसरे प्लैनेट पे क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फेवरेबल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम. पहला पॉइंट ये है कि हम अर्थ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. तो ना तो हम बहुत ज़्यादा पास हैं सन के, ना ही बहुत ज़्यादा दूर है. तो इतनी दूरी की वजह से, थर्ड प्लैनेट होने की वजह से हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज, हमारे पास ऐसा टेम्परेचर है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए फेवरेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाता है. अगर हम मर्करी, मतलब जो वेरी फर्स्ट प्लैनेट है सन की, उसके पास रहते तो यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता, तो यहाँ हम नहीं रह पाते. मान लिया हम नेपच्यून पे रहते, जो कि 8th प्लैनेट है, सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो हम वहाँ नहीं रह पाते क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कोल्ड है. तो हमारे लिए जितना टेम्परेचर जरूरी होता है ना, वो अर्थ पर मिलता है. इस वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. नाउ लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड द अदर
द प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें एक एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्टिव लेयर मिली हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, अदर गैसेज है, जो कि हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट है। कहीं और ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, तभी तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज हम लोग अदर प्लैनेट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी हम उतने कामयाब नहीं हो पाए हैं। मार्स में अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं, वहां जाकर बसने की कोशिश चल रही है अभी। नाउ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म्स एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग, सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही वाटर की पॉसिबिलिटीज मिली है, अदर प्लैनेट्स पर भी मिली है, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ रिवर्स बह रही हैं, वहाँ पर ओशियंस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ कुछ पार्ट्स ऑफ वाटर मिला भी होगा, तो अभी हमें स्टडी करके इतना ज़्यादा पता नहीं चला है। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर विच इज ऑन द अर्थ, बिकॉज ऑफ this is essential, means water is essential for the living being, that's why it is known as a unique planet. Now the fourth point, land with various relief features and productivity. अब देखिए यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं, यहाँ वैलीज हैं, तो बहुत सारे रिलीफ फीचर्स आपको अर्थ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स रह पाते हैं। अब इसके अगर हम आगे वाले जो पैराग्राफ्स देखते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये सबसे पहले जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा है, कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमने अभी कुछ पॉइंट्स पढ़े, उसके आगे के पैराग्राफ को रीड कर देते हैं। ऑल द फैक्टर्स हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, ये जो सारे फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जो कि हमारी ग्रोथ, हमारे सर्वाइवल, हमारे इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नॉट ओनली फॉर अस, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ऑल्सो। It provided us with the air we breathe, that means oxygen, which is enlisted in the second point. The water we drink is enlisted in the third point. The food we eat and the habitat we live in. ये सारी चीजें कहाँ पर मिली है हमें हमारे अर्थ पर ही मिली है। Now I'm moving forward to components of environment. I will provide you the pictures of this chapter, so it will be easier to understand all the topics very well. Now द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कॉम्पोनेंट्स को मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल एनवायरनमेंट, सबसे पहले फिजिकल को मैं एक बार बोलना चाहूँ, फिजिकल होता क्या है? फिजिकल और मेंटली हम बोलते हैं, आर यू फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास? फिजिकली मतलब आपकी बॉडी यहाँ पर है और आप कहीं और सोच रहे हो, तो वो आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं हो। आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो एक साथ कॉन्सेंट्रेट होके किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा है, तो वो हम फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट बोलेंगे। आप हमारी बात को सुन रहे हो, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, देन यू आर फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास। नाउ the environment is mainly divided into 2 parts, physical environment and biological environment. And physical environment is also known as non-living environment, मतलब ये जीते जागते नहीं है। देखते हैं इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसको भी 3 पार्ट्स में, 3 डोमेन्स में भी डिवाइड किया गया है। 3 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। पहला है लिथोस्फेयर, as you can see, then hydrosphere, then atmosphere. I'm again clearing that what I'm teaching to you. Environment के कंपोनेंट्स 2 हैं, पहला फिजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल एनवायरनमेंट जो चीजें सामने हैं हमारे, ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जमीन को तो छू सकते हैं, हवा को नहीं छू सकते, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसके बीच में, मतलब जो जिंदा नहीं है, ऐसे मान लीजिए। फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एंड इसे 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ की 3 डोमेन्स हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर लिथोस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर और फिर एटमॉस्फेयर। अब इसके आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे। कंप्राइजेस द फिजिकल एनवायरनमेंट, ये तीनों मिलकर बनते क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट बनते हैं। हमने पहले की क्लासेस में और इनकी डिटेल देखेंगे। अब एक पॉइंट और आता है, द नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन। ऊपर लिखा है द नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर, एयर। लैंड मीन्स लिथोस्फेयर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फेयर एंड एयर मीन्स एटमॉस्फेयर। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। वैसी जगह जहां पर लैंड, वाटर और एयर तीनों मिल रही हैं, उस जगह में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। सो फॉर दिस topic you have to come to this page, page number 93. This whole table, or we can see this whole detail I have enlisted here, so it will be easier to understand. Now देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या और बोला गया है? उसे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी बोला गया है। इसे हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। वैसे तो 3 डोमेन्स हमने बोले हैं, हमने चौथा डोमेन क्या? बायोस्फीयर लगा दिया। अब पहले इन सभी की एक एक करके डिटेल देखेंगे कि इनमें है क्या। पहला था लिथोस्फेयर।
यहाँ पर लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर ऊपर लिखा है लैंड, ठीक है, एल एल लिथोस्फीयर लैंड, एच हाइड्रोस्फीयर, H2O वाटर, सो हाइड्रोस्फीयर डिनोट्स वाटर एंड ए एटमॉस्फेयर एयर। तो तीन चीजें अभी हमारी क्लियर हुई हैं, एल लैंड, H2O H वाटर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। ओके, सो इन तीनों से मिलकर ये तीनों जहां इंटरेक्शन करेंगे वहां पर ह्यूमन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। अब देखते हैं लिथोस्फीयर की डिटेल क्या है। The solid outer layer of the earth. So in the previous class, I think in the next class we will discuss the layers of the earth. जैसे हमारी जो लैंड सरफेस एरिया है, हमारा जो अर्थ है, उसके नीचे भी बहुत सारे उसके डिविजन्स हैं। जैसे अगर मेजर 3 डिविजन्स किए जाए इनर अर्थ के, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। जैसे हम अनियन का एग्जांपल लेते हैं। अनियन से सबसे पहले हम लोगों ने वो जो एक कवर होता है उसका उस कवर को निकाला हमने, प्लास्टिक का जो कवर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने रूट्स कट किए, फिर एक लेयर और निकाल दी हमने, लेयर निकाल दी। ऐसे करके हमारी जो अनियन है वो लेयर्स के बीच में बना हुआ है। उसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो भी लेयर्स में डिवाइडेड है। मेजर 3 लेयर्स हैं उसकी, क्रस्ट सबसे पहला, उसके बाद मेंटल एंड देन कोर। तो यहाँ बात हो रही है सॉलिड आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाले लेयर की बात हो रही है, क्रस्ट की। सो सॉलिड मतलब एकदम पथरीला ऐसा आउटर लेयर जिससे कंप्राइजिंग, जो कि पत्थरों से बना है, क्रस्ट से बना है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है उसके ऊपर। अगर ऊपर की बात हो रही है तो यहाँ पर पत्थर भी है, यहाँ पर मिट्टी भी है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, मतलब लैंड। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, जो कि पत्थरों से और मिट्टी से बनी हुई है। It provides us with different landscape of our settlement and for our economic activity. ये किन किन चीजों से बनी हुई है? ये बनी हुई है what? इसके अंदर क्या है? प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, बहुत सारी है। वो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है। किस पे? रॉकी क्रस्ट पे। किस पे? लिथोस्फीयर पे। नाउ H2O की तरफ हम बढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर। H2O, the domain of water comprising ocean, sea, fresh water, rivers, ground water is termed as hydrosphere. अर्थ पर कितने भी तरीके का वाटर होगा, कैसा भी वाटर होगा, वो किससे डिनोट करेंगे? हम हाइड्रोस्फीयर से डिनोट करेंगे। चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो ओशन का हो, रिवर का हो, पॉन्ड का हो, सी का हो, किसी का भी पानी हो, उसे हम डिनोट करेंगे हाइड्रोस्फीयर से। लैंड वी डिनोट एज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वी डिनोट एज वाटर। नाउ इट प्रोवाइड अस with water which makes the earth a unique planet with life forms. इससे इस डोमेन से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, जो कि हमारी अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है। नाउ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर डिनोट्स मीन्स, एटमॉस्फेयर डिनोट्स एयर। ओके, so the blanket of gases that surround and protect the earth is called atmosphere. It contains the gases that sustain life and the moisture that give us water. नाउ एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट मतलब एक चादर है, वो ऐसी चादर जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? हमारी सराउंडिंग से, अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो कि सूरज की खतरनाक किरणें। जैसे हम लोग बारिश के टाइम पे या फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम बाहर जाना हो तो हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाटर। Okay, in rainy season protect us from water and in summer season it protect us from the heat. So according to that the atmosphere also protect us and surround us. हमारे चारों तरफ है और हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है। अब इसके अंदर क्या होता है? गैसेस होती है, जैसे CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बहुत सारे गैसेस हैं जिनके अंदर लाइफ होती है। लाइफ सिर्फ हमें किससे मिल रही है? मेजरली नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब से लाइफ मिल रही है। और मॉइस्चर भी मिल रहा है। इसकी वजह से जो फियर्स हीट है जो कि सन की, उससे हम दिन में बचे रहते हैं। और जो जितनी नाइट में जो हमें गर्मी चाहिए वो यहाँ पर एक तरीके से ट्रैप हो जाती है। जैसे बजट होता है कि आपके फादर को इतनी मंथ की सैलरी मिल रही है, अब हमने क्या करना है? उसी में गुजारा करना है। तो वो क्या है? उस हिसाब से खर्चा होगा। तो आपके सन की जो हीट है ना, उसका भी एक बजट होता है, हीट बजट हम जिसे बोलते हैं। जितना हमने चाहिए उतना यूज में ले लिया, वापस दे दिया। और रात को हम लोगों ने उस वार्मथ को, उस सरफेस को, कीप्स द सरफेस वार्म एट नाइट बाय ट्रैपिंग हीट। हमने क्या किया? ट्रैप कर लिया हीट को, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड सरफेस एरिया है वो गर्म रहेगा। अब
रात को भी। ना बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल मेक अ लिविंग वर्ल्ड और बायोस्फीयर। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द इंटरेक्शन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। अब देखिए, यहाँ से लिथोस्फीयर का हम पोर्शन ले लेते हैं, यहाँ से हाइड्रोस्फीयर का पोर्शन ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर का। ये तीनों जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जमीन जिस पे इंसान रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एयर जो वो इनहेल करते हैं, दैट डिनोट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड वाटर दे कंज्यूम, दैट डिनोट्स हाइड्रोस्फीयर। तो तीनों के तीनों इंटरेक्शन जहाँ कर रहे हैं, that is known as biosphere. So I hope you all have understood this topic. So first of all, let me complete the second last paragraph. What do you mean by biotic environment? We have done the biological environment. Now we are moving forward to the third topic, third point of components of environment. The living environment is also termed as biotic environment. Non-living environment हम लोगों ने देख लिया. लिविंग एनवायरनमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? लिविंग एनवायरनमेंट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? लिविंग एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम क्या था? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। द बायोटिक एनवायरनमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द डिटरमाइंड बाय ऑन एंड डिटरमाइंड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। अब ये जो सारे के सारे पॉइंट है, यहाँ नीचे एक टेबल और दी गई है, ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ये मैन मेड एनवायरनमेंट, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने, आज तो हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट देखा है, जिसमें हमने उसके डोमेन देखे हैं, 4 डोमेन देखे थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस मैन मेड एनवायरनमेंट. Next class we will discuss page number 92, the last paragraph of this chapter. This point we will discuss, and then we will discuss this table and further topics. So I hope you all have understood all these topics very well. What is your today's homework? Now ये जो टेबल मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? Your question is make a table of components of environment. ओके ये टेबल आपने बनानी है। उसके बाद बायोलॉजिकल को और क्या बोलते हैं ये लिखना है, और ये पूरा एज इट इज आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है। ना ज्योग्राफी की कॉपी किस तरीके से आपको प्रोवाइडेड होगी? 1 साइड पेन एंड 1 साइड लाइनिंग. सो यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन द लाइनिंग पोर्शन एंड ड्रॉ द टेबल इन द व्हाइट पोर्शन. So I hope you all have understood all these topics very well. If you have any confusion, then you can ask. So thank you for today's class.